नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हरिद्वार में 250 करोड़ की पतंजलि गुरुकुलम का शिलान्यास, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखी नींव। सीएम धामी भी रहे मौजूद। दुनिया का सबसे बड़ा होगा गुरुकुल। पूर्व सीएम हरीश रावत की पदयात्रा, बढ़ती बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर है हमलावर। राज्य में 93,000 पद रिक्त, बेरोजगारी को लेकर पूर्व सीएम रावत की पदयात्रा। उत्तराखंड महिला आयोग ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को रखा सामने। अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा, महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर काम के लिए काफी लोगों को किया जागरूक। महिला आयोग ने गिनाई उपलब्धियां। देहरादून में बीजेपी की महिला मोर्चा की ओर से सशक्त महिला सम्मेलन का आयोजन, हजारों महिलाओं ने की शिरकत। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार रहने का आह्वान। केरल से गंभीर अपराध को अंजाम देने आया रिजाज जोली ग्रांट, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लड़की के अपहरण की थी साजिश, तेजाब से जलाना चाहता था आरोप। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और योग गुरु स्वामी रामदेव की उपस्थिति में पतंजलि गुरुकुलम और आचार्य कुलम का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि देश में गुरुकुलों में न केवल आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाए, बल्कि भारत की नैतिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए और अधिक गुरुकुल स्थापित किए जाने चाहिए। उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने अपने 2 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा मीडिया के सामने रखा। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने इस 2 वर्षों में महिलाओं के प्रति हो रहे उत्पीड़न को लेकर महिला आयोग ने काफी काम किए हैं। कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बताया कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आयोग द्वारा कैंप आयोजित किए गए हैं। कहा कि एक बड़ा फैसला इस मामले में लिया गया है। महिलाओं के उत्थान के लिए महिला नीति का फाइनल ड्राफ्ट शासन को सौंपा गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी के मामले में 13 जनपदों में कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से आम लोगों को जागरूक भी किया गया है। वो नीति बनी इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड का बहुत बड़ा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ की वास्तव में आधी आबादी रहती है, क्योंकि पुरुष तो बाहर रहते हैं, कोई फौज में है, कोई किसी दूसरे पेशे में है। तो महिलाएं उत्तराखंड की जो पहाड़ में रह रही हैं उनको लेकर, और जो प्लेन की जो हमारी महिला, सभी को लेकर ये नीति बनी है। विशेषकर उत्तराखंड को हमने केंद्र बिंदु, विशेषकर जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है उसको केंद्र बिंदु हम लोगों ने बनाया है। देहरादून के सुभाष रोड स्थित बैंकेट हॉल में सशक्त महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर महिला मोर्चा की नेताओं ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए महिलाओं को तैयार होने के लिए आह्वान किया। इस सम्मेलन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सहित कई नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल ने कहा कि आज महिलाएं 2014 के बाद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से काफी सशक्त हुई हैं। साथ ही महिलाओं का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में काफी बड़ा है। कई हजार महिलाएं हैं और आज सशक्त बहना सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है देहरादून में।
और हम लोग इसलिए ये सम्मेलन यहाँ पर कर रहे हैं कि सभी बहनों को, मतलब मोदी जी के कार्यकाल में जिस तरह से 2014 के बाद महिलाएं सशक्त हुई हैं इस देश में और हमारे राज्य में भी, तो निश्चित तौर पर एक सशक्त बहिना सम्मेलन यहाँ पर हम लोगों के द्वारा किया गया है। देहरादून में सशक्त महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसमें अलग अलग पूरे जिले से तो आई ही, लेकिन आसपास के भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से महिलाएं आई हैं। और महिला सम्मेलन इसलिए किया गया क्योंकि सबसे जब हमने पूछा, और जब हम ग्रामीण जगह भी जाते हैं वहाँ भी पूछते हैं कि आप किस पर भरोसा करते हैं, अगर आप एक बार एक महिला को कहेंगे तो शायद वो अपने परिवार के व्यक्ति के बजाय वो नाम लेती है केवल प्रधानमंत्री जी का, वो नाम लेती है मोदी जी का। भवन में शनिवार को लोहाघाट ब्लॉक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लोहाघाट ब्लॉक के दूर दूर क्षेत्र से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी ने प्रतिभाग किया। कांग्रेस के पूर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष भागीरथ भट्ट की अध्यक्षता और भुवन चौबे के संचालन में हुए सम्मेलन में प्रतिभाग किया। लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने समस्त कांग्रेस जनों को धन्यवाद देते हुए एकजुट होने का आह्वान किया। विधायक अधिकारी ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और आपस में मुलाकात करना है। नेताओं को, कांग्रेस के वीरों को, कि आप लोगों ने विषम परिस्थितियों में मुझे यहाँ से विधानसभा का सदस्य बनाया और उसके पश्चात मैं अभी 2 साल होने जा रहे हैं, उस क्षेत्र में धन्यवाद देने तक भी नहीं गया हूँ। तो उसके कारण जानने के लिए कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज हम आपसे बातचीत करते हैं, उसके लिए यहाँ पर आए थे और हमने अपनी पीड़ा उनको सुनाई और उन्होंने अपनी बातें मुझे सुनाई और मेरी बातों से संतुष्ट होकर उन्होंने कहा कि आप कोर्ट से निजात होएं, उसके बाद क्षेत्र का भ्रमण करें। इसी वजह से ये आज की बैठक होती है। जोलीग्रांट में ऑनलाइन बिजनेस के माध्यम से ठगी करने का मामला अब जोलीग्रांट पुलिस चौकी में पहुंच चुका है। पीड़ित व्यक्ति ऋषि चौहान के साथ स्थानीय दुकानदारों ने जोलीग्रांट पुलिस चौकी में पहुंचकर आरोपी ठग हरिओम गुप्ता के खिलाफ तहरीर देते हुए मांग की कि पुलिस ऐसे ठग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और पीड़ित को न्याय दिलाए। पर क्या हुआ कि उन्होंने फिर मुझे मजबूर किया कि आप जब इतने टाइम तक तो आप कितना पैसा कमा चुके होते, और फिर मैंने जब इनके लालच में आया, इनके बहकावे में आया, तब मैंने पैसे कहीं ब्याज वगैरह में उठा कर इधर उधर से मैंने इनको पैसे दिए और आज भी मैं उस ब्याज की किस्तें भर रहा हूँ। आज भी मैं मानसिक रूप से परेशान हूँ। रोज़ 8,000 की किस्त मुझे भरनी पड़ती है। पर ये अभी तक ये इनको कल हमारा सॉल्यूशन हो गया था कि ये 3 लाख में ये हो गया था कि दोनों का सोल आउट हो गया था कि 3 लाख रुपए देंगे, मामला सोल आउट हो गया था। पर ये आज मुकर गए हैं। ये बोल रहे कि अब हम जो भी होगा कोर्ट में देंगे या अब मैं अपनी मर्जी से दूंगा जब मेरी मर्जी आएगी। जब तो अब आपने शिकायत दर्ज कराई यहाँ पे चौकी जोलीग्रांट चौकी में शिकायत दर्ज करी है। शनिवार को गुरिल्ला संगठन चंपावत के जिलाध्यक्ष ललित बगोली ने कहा कि सरकार गुरिल्लाओं को एक बार फिर से सत्यापन का झुंझुना थमाकर बरगला रही है। जब भी गुरिल्ला ने सरकार से उन्हें नौकरी और पेंशन की मांग की है, सरकार ने सत्यापन का झुंझुना थमा दिया। अब एक बार फिर से सरकार LIU के द्वारा उनका सत्यापन कर रही है। बगोली ने कहा कि गुरिल्ला के प्रति सरकार के मन में खोट है। 18 साल से गुरिल्ला अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हर बार सरकार सत्यापन का झुंझुना थमा रही है, जो कि सरकार के हक में ठीक नहीं है। बगोली ने कहा कि सीएम धामी से प्रेस वार्ता के बाद गुरिल्लाओं को कुछ आशा जगी है कि उन्हें पूरी आशा है कि मुख्यमंत्री गुरिल्लाओं की मांग को जरूर पूरा करेंगे। 18 साल हो गए हैं और हम लोगों का सत्यापन तक ही हम लोगों को सरकार ने सीमित रख दिया है। हम लोगों की यह मांग है कि हमें सत्यापन तक ही सीमित न रखे, क्योंकि पहले तो 2-3 बार सत्यापन हो गया है। अभी भी हमसे LIU के माध्यम से हमें दोबारा सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है और हम लोगों पर केस भी हो रहे हैं लगातार। कभी धरासू बैंड में हम लोगों को केस हुआ था, तो जिसका जो कि 8 तारीख को और पेशी है।
तो हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने तो हमारा काम सफल किया है, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया है, मुख्यमंत्री जी ने किया है, मगर हमें लंबा समय हो गया है और अब हमको ये सरकार से ऐसा लग रहा है कि हमें सत्यापन तक ही सीमित न रखे, हमें कोई गुमराह तो न कर रही हो सरकार। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि अगर हम लोग सत्यापन ही तक सीमित रखेगी तो ये सरकार को भी हम सबक सिखाएंगे कि गुरिल्ला क्या चीज है। गुरिल्ला अपने आंदोलन को किसी हाल में छोड़ेगा नहीं, जब तक गुरिल्लाओं के शरीर में जान रहेगी तब तक वो अपने हक को लेकर के रहेंगे। रुड़की के पनियाला चंदापुर गांव के ग्रामीणों को ग्राम के नगर पंचायत में शामिल होने के बाद बहुत सी आशाएं थी, लेकिन कहीं न कहीं ग्रामीणों की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और रास्ते पर जलभराव की समस्या के चलते ग्रामीणों ने रोष प्रकट कर नगर पंचायत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सर, पानी का समाधान तो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि अभी हमें वहाँ का निकासी का ही नहीं मिल पा रहा है। कुछ जगह लोगों ने जोड़ पर अतिक्रमण कर लिया है, वो अतिक्रमण भी खाली कराया जाना है और जब लोग अतिक्रमण कर लेंगे तो लोगों को ही परेशानी होगी उस चीज की। ये ग्रामीण क्षेत्र था और नगर पंचायत अभी 2 साल से ही अस्तित्व में आई है और अभी नगर पंचायत के साधन भी सीमित है, बजट भी सीमित है। सर, एक लाइटों के लिए पूरा डीपीआर बना के हमने शासन को प्रेषित कर दी है। मैंने जैसे अभी पहले भी आपको बताया कि हमारी नई नगर पंचायत है और साधन सीमित और जिस कारण नहीं हो पा रहा। कुछ लोग चाहते हैं, जैसे ग्रामीण है, कि हर पोल पे लाइट लगाई जाए, वो संभव नहीं हो पाता है। जहां पर जरूरत होगी वहां पे लाइट लगाई जा रही है। खटीमा के सीमांत सुरई वन रेंज में स्थित बाबा भारामल धाम में हुए हत्याकांड में प्राण गंवाने वाले धाम के मुख्य सेवादार स्वर्गीय महंत बाबा हरिगिरी के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के बाद खटीमा मुख्य नगर में स्थित निर्माण बाबा कुटिया में दर्शन के लिए रखा गया, जहां विशाल जनसमूह और जनप्रतिनिधियों ने बाबा के अंतिम दर्शन की। इसके बाद विशाल जनसमूह की उपस्थिति में महंत बाबा हरिगिरी की अंतिम यात्रा निकाली गई। बता दें कि बाबा भारामल के सेवादार महंत को समाधि दी गई। साधु संतों की देखरेख में उनकी इच्छा के अनुरूप उनको समाधि दी गई। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस प्रशासन से महंत बाबा हरिगिरी के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर न्याय दिलाए जाने की भी मांग की गई है। व्यवस्था करी हुई थी और बाबा हरिगिरी महाराज जो लीन हो गए हैं आज यहाँ पर, उनका समाधि अभी यहाँ पर उनको समाधि दे दी गई है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी अपनी श्रद्धांजलि उनको व्यक्त की गई है और पुष्पचक्र उनका भेंट किया गया है और उनको संवेदना व्यक्त की गई है सारे संत समाज को कि उनकी जो अकाल मृत्यु हुई है। तो हम सब तहसील परिवार भी उनकी इस आकस्मिक मृत्यु में बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं। और आज जो महंत जी हमारे भारामल के महंत जी है जिनका देहांत हो गया है, तो बड़ी ही दुखद घटना है। पूरा खटीमा, टनकपुर और मझोला और आपका झनकैया थाना क्षेत्र आसपास के सभी जगह से हज़ारों यात्री और श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। उनका पूरा सम्मान के साथ पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हम सब लोगों ने हमारे मौजूदगी में हम भी हमारा श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूरा एक प्रोसेशन आया, जिसको यात्रा बोलते हैं, अंतिम यात्रा, जिसमें हज़ारों खटीमा के निवासियों ने अपना सम्मान दिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। केरल से गंभीर अपराध को अंजाम देने वाले रिजाज नामक युवक उस वक्त पुलिस की गिरफ्त में आ गया जब स्थानीय लोगों और पुलिस को ये भनक लगी और तुरंत ही पुलिस ने एक्शन लिया। डोईवाला के जोली ग्रोंट हिमालयन हॉस्पिटल में कार्यरत स्थानीय लड़की का अपहरण करने की कोशिशों में नाकाम होने पर रिजाज लड़की का तेजाब से जलाना चाहता था, लेकिन लोगों की सतर्कता से जोलीग्रांट पुलिस ने घटना को अंजाम देने से पहले ही कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को पकड़ लिया। आज कोर्ट में पेश कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। हिंदुवादी संगठनों से जुड़े लोग बोले कि आरोपी को मिले कठोर सजा ताकि देवभूमि की शांतवादियों में न पनप सके अपराध।
लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी लगातार जारी है। बीजेपी के मोर्चा की बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है। आने वाली 7 तारीख को बीजेपी बड़ी बैठक का आयोजन करेगी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, कैबिनेट मंत्री समेत तमाम पदाधिकारी बैठक में प्रतिभाग करेंगे। ये बैठक आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पार्टी संगठन के कार्यक्रमों के निर्धारण के लिए 7 जनवरी को देहरादून में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदगण, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और सभी कैबिनेट मंत्रियों सहित कुछ वरिष्ठ नेता इस बैठक में भाग लेंगे और लोकसभा चुनाव के लिए क्या क्या योजनाएं हो सकती हैं, क्या क्या कार्यक्रम हो सकता है, इसके निर्धारण के लिए पूरे दिन भर जो है इस पर मंथन चलेगा। प्रातः 10 बजे से बैठक प्रारंभ होगी, शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक बैठक चलेगी। उत्तराखंड स्थित 4 धामों में शीतकालीन पूजा स्थलों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा, ताकि यहां सर्दियों में भी अधिक से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर सके। इसके लिए शीतकालीन स्थलों पर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड 4 धाम तीर्थ महापंचायत को सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे की ओर से यह आश्वासन दिया गया है। महापंचायत के प्रतिनिधि मंडल ने सचिवालय में सचिव पर्यटन से मुलाकात की है। बैठक में तय हुआ है कि शीतकालीन पूजा स्थलों में महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। इसमें चारों पीठों के शंकराचार्य के साथ संतों को भी आमंत्रण किया जाएगा। शीतकालीन पूजा स्थलों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु आ सके। पर्यटन सचिव से हमारी वार्ता के क्रम में ये हुआ है कि जल्दी पर्यटन विभाग जो है इस पहल को आगे बढ़ाएगा और चारों धामों में अलग अलग दिन जो है तिथि अभी तय होगी। एक महोत्सव का पर्यटन विभाग एक महोत्सव आयोजित करेगा तीर्थ यात्रियों को खींचने के लिए। इसके अलावा यह भी है कि तीर्थ पुरोहित लोग जो है चारों जो पीठों के शंकराचार्य वर्तमान में हैं, उनको भी इन शीतकालीन पूजा स्थलों में उस महोत्सव के दौरान आमंत्रित करेगा, ताकि आने वाले भविष्य में अधिक से अधिक संख्या में ये तीर्थयात्री इन शीतकालीन पूजा स्थलों की ओर आ सके। गंगोत्री में 6 महापूजा होती है और 6 महीना मुखवा में होती है। तो निश्चित तौर पे अगर सरकार हमारी पहल कर रही है, सरकार हमारा साथ दे रही है और पर्यटन सचिव ने भी कहा माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे, तो निश्चित तौर पे ये यात्रा चलेगी। हमने एक बात और कही कि इस जो हमने रजिस्ट्रेशन हम कर रहे थे पहले उस समय, इस समय भी हमने जो यात्रा शुरू कर रहे हैं उसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दीजिए और अपनी ऑनलाइन करवाइए इसको। तो रजिस्ट्रेशन आज 2 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, तो धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी और लोग आएंगे। शहर को कूड़ेदान मुक्त करने की दिशा में नगर निगम की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि नगर निगम के डस्टबिन फ्री दून के तहत 31 जनवरी तक देहरादून शहर को पूरी तरह से डस्टबिन फ्री कर दिया जाएगा। नगर आयुक्त ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि अभी तक नगर निगम ने शहर के 23 स्थानों से कूड़ेदान को पूरी तरह से हटा दिया है, जबकि कुछ जगह जो कूड़ेदान अभी बाकी हैं उन्हें जल्द ही हटा दिया जाएगा। बता दें कि हाल ही में नगर निगम को शासन ने 58 कूड़ा उठाने वाले वाहन दिए थे, जिन पर नगर आयुक्त का कहना है कि इन 58 नए वाहनों के आ जाने से डोर टू डोर कूड़ा उठाने में नगर निगम को अधिक मदद मिलेगी। हमने लक्ष्य रखा है इसमें 31 जनवरी 2024 का, और अभी तक 23 स्थानों से हमारे द्वारा हटाया भी जा चुका है। काफ़ी कुछ स्थान बचे हुए हैं, सबको एसेस कर रहे हैं हम एक एक करके, और जो लो हैंगिंग फ्रूट है पहले हम वहाँ से शुरुआत करते हुए जो टफेस्ट लोकेशन है उन पर बाद में जाते हुए 31 जनवरी तक इस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी बेटी पर अश्लील टिप्पणी करना एक युवक को भारी पड़ गया। मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा और कमीशन फॉर वुमेन लीगल काउंसलर अनन्या सिंह ने पुलिस पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस ने मामले की पड़ताल कर पाया कि रामपुर के सहस्त्रधारा निवासी सानिध्य भट्ट द्वारा फेसबुक का फेक अकाउंट बनाकर ये पोस्ट की गई है, जिस पर आईटी, पोस्को और आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला आयोग से एक लेटर आया था जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी फेसबुक आईडी बना के और विराट कोहली और उसकी बेटी के ऊपर कुछ टिप्पणी की गई थी। तो उसकी हमने जांच करी, जांच करके ये पाया गया कि ये आईडी जो है जो सानिध्य भट्ट सन ऑफ गिरीश भट्ट जो शहजादा रोड रायपुर के रहने वाले हैं,
उनके मोबाइल के द्वारा ये कंटेंट अपलोड किया गया था। तो इसमें जांच करते हुए पुलिस की तरफ से इसमें मुकदमा लिखा गया, जो आईटी एक्ट, पॉक्सो और आईपीसी की धाराओं में पंजीकृत हुआ। उसके बाद में प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये लड़का फर्जी आईडी बनाकर और जो है महिलाओं के ऊपर, विकलांगों के ऊपर और एलजीबीटी कम्युनिटी के ऊपर और इस तरह के जो कंटेंट है वो पहले से अपलोड करता रहता था। मूल निवास और स्थायी निवास का मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां उत्तराखंड की जनता मूल निवास की मांग कर रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बयानबाजी करती दिख रही है। हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मूल निवास और स्थायी निवास का जो विषय है उसका उद्देश्य सरकारी नियुक्तियों से है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में जितनी नियुक्तियां राज्य स्थापना दिवस के बाद से हुई हैं, उतनी नियुक्तियां अकेले धामी सरकार में हुई हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि उत्तराखंड का जो मूल निवासी है वो मूल निवास की मांग कर रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? स्थायी निवास का परफेक्ट उद्देश्य सरकारी नियुक्तियों से है और मैं दावे से कह सकता हूं कि पिछले सरकारों में जो नियुक्तियां उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हुई, उतनी ही नियुक्तियां अकेले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के टाइम पे हुई। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, उनमें से नॉन उत्तराखंडी किसकी नियुक्ति हुई? मेरा प्रश्न है, जब टोटल उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, उत्तराखंड में नियुक्तियां हो रही है, तो मूल निवास और स्थायी निवास जैसे मुद्दों को लाने का उद्देश्य क्या है, यह भी स्पष्ट करना चाहिए। तथाकथित इन लोगों को जो दिग्भ्रमित करने का प्रयास करें। उत्तराखंड के अंदर जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, उन सब नौकरियों में स्थानीय लोगों को ही वो नौकरियां मिल रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, मूल निवास की बात करना क्या अपराध है क्या? इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? जो उत्तराखंड का मूल निवासी है वो अपना मूल निवास मांग रहा है। सरकार को इसमें तय करना है कि वो मूल निवास देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है, या मूल निवास के अधिकार से वंचित करना चाहती है। जहां तक नियुक्तियों की बात है, वो चुनौती देके पूछ रहे हैं गैर उत्तराखंडी कौन भर्ती हैं? क्या ऋषिकेश एम्स में 600 भर्तियां राजस्थान की क्यों कर दी हैं? अभी भी इतने विभाग हैं, आउटसोर्सिंग से जो भी भर्ती हो रही है उसमें उत्तराखंड के मूल निवासी जो हैं उन लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।